नमस्कार, रीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर एग्जाम्स और इसी रिवीजन को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जिसमें सभी के सभी साइंस से रिलेटेड लेवल 1 के जो टॉपिक हैं उनको हम फास्ट रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं रोगों के बारे में। रोग से संबंधित कम से कम दो प्रश्न हर एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम होते हैं। लेवल फर्स्ट के एग्जाम में भी सामान्य रोगों के अलावा कुछ रोगों के बारे में विशेष जानकारी हमें याद रखनी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोग के बारे में। रोग किसे कहा जाता है? रोग शरीर की वो अवस्था है जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से कार्य नहीं कर पाता, उसे रोग कहते हैं। रोग होते हैं दो प्रकार के, संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जिसमें कोई रोगजनक होता है जिसकी उपस्थिति की वजह से व्यक्ति बीमार पड़ता है और इस संक्रामक रोग में हमें जैविक या अजैविक वाहक मिलेंगे। रोग वाहक वो होता है जो रोगजनक को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, उसे रोग वाहक कहा जाता है। असंक्रामक रोगों में थ्योरी अलग होती है कि असंक्रामक जो रोग होते हैं वो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे अभावजन्य, जितने भी अभावजन्य रोग हैं सबके सब असंक्रामक रोग में आएंगे। जैसे हम बात करें बेरी की बात करें, रिकेट्स की बात करें, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, आनुवंशिक रोग, मधुमेह यानी डायबिटीज की बात करें वो भी इसी के अंदर आएगा, कैंसर, हार्ट अटैक से रिलेटेड। यानी जो एक व्यक्ति में एग्जाम में कभी भी इस पर प्रश्न आता है कि संक्रामक कौन सा है, एक्स संक्रामक रोग कौन सा है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखकर पहचानना होगा कि कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, जो नहीं ट्रांसपोर्ट होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। आनुवंशिक रोगों को असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए अब अपन बात करते हैं संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग जो होते हैं वो रोगजनक के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और इस पर अपना एक क्वेश्चन फ्रेम होने के पूरे चांस हैं। सबसे अच्छा प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुजनित है या इस रोग का रोगजनक है? ऑप्शन होंगे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। आपको पहचानना है। पहचानने के लिए ये टेबल सामने आपके दे रखी है। जैसे जीवाणुजनित की बात करें तो उसमें टीबी, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी जिसे अपन पर्टुसिस भी कहते हैं, हैजा इंग्लिश में कहते हैं, कोलेरा, प्लेग यानी ब्लैक डिजीज, निमोनिया, सुजाक, सिफिलिस, कुष्ठ जिसको लेप्रोसी कहते हैं, बॉटुलिज्म होता है फूड पॉइजनिंग, और एंथ्रेक्स हमारा रोग नहीं है, प्लेग भी हमारा रोग नहीं है, ये चूहों की बीमारी है, ये पशुओं का रोग है। वायरस जनित रोगों की बात करें तो उसमें एड्स, खसरा, गलसुआ, मम्स, रुबेला, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चेचक, वायरल हेपेटाइटिस, येलो फीवर, कोविड-19, हर्पीज। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो बीमारियों में रहती है, कौन सा वायरस से है, कौन सा जीवाणु से। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप इस टेबल को देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मलेरिया, और मलेरिया के बारे में अपन डिटेल में भी बात करेंगे। मलेरिया के बाद है निद्रा रोग, व्यक्ति नींद में ही रहता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन जो आते हैं इसके रोग जनक के बारे में पूछा जाता है, रोग वाहक के बारे में। ये 3 ऐसे रोग हैं जिसमें हमें प्रश्न में ध्यान देना होता है कि कौन सा रोग जनक पूछा गया है या रोग वाहक पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें पेचिस की और पायरिया की। पेचिस पेट से संबंधित बीमारी है जिसे अमीबियासिस भी कहते हैं, ये भी अपने सिलेबस में स्पेशल दिया हुआ है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पायरिया दांतों से रिलेटेड समस्या है। कवक जो है वो ज्यादातर पेड़ पौधों को संक्रमित करते हैं। हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो स्पेशल रोग है एथलीट फिट रोग, कई स्टूडेंट एथलीट फिट रोग के अंदर और हाथी पांव रोग के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना, एथलीट फिट के अंदर जो पैर है वो पूरा गल जाता है, ऐसे लगता है कि कोई एथलीट का पैर हो, बहुत ज्यादा दौड़ लगा ली हो। हाथी पांव रोग में पैर फूल जाता है। हाथी पांव रोग कृमि से होने वाला रोग है। कृमि या जिसे कहें एस्के हेलमिंथीज, गोल कृमि जो होते हैं उससे हाथी पांव रोग, नारू रोग और एस्केरिस रोग होता है। इस टेबल से एक प्रश्न लेवल फर्स्ट, लेवल 2 के अंदर हमेशा पूछा जाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन बात करते हैं उन रोगों के बारे में जो हमारे लेवल फर्स्ट के अंदर स्पेशल डिनोट की गई है।
सबसे पहले बात करते हैं हम मलेरिया के बारे में। मलेरिया, मल प्लस एरिया, ऐसी जगह, गंदी बदबूदार जगह जहां ये रोग सबसे पहले देखा गया था। अब मलेरिया के लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसका रोगजनक होता है इसका प्लाज्मोडियम, इसकी 4 जातियां होती हैं। आप वंश पर ध्यान दीजिए। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ जीव है और इसको शरीर में प्रवेश करवाने का कार्य करती है ये मक्खी, जिसे कहते हैं मादा एनाफिलीज। ज्यादातर प्रश्न ये आता है कि मलेरिया रोग का कारक है या मलेरिया रोग होता है, और उसमें सबसे पहला ऑप्शन एग्जामिनर मादा एनाफिलीज देता है। मादा एनाफिलीज रोग वाहक है, रोग फैलाती है, रोग करती नहीं है। रोग जनक वो प्लाज्मोडियम है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि वो रोग जनक के बारे में पूछ रहा है या रोग वाहक के बारे में पूछ रहा है, या वो सीधा पूछ रहा है मलेरिया होता है। मलेरिया अगर होता है तो बात किसकी हो रही है? प्लाज्मोडियम की। मलेरिया फैलाया जाता है मादा एनाफिलीज की। लेवरोन ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया रोग का रोग जनक प्लाज्मोडियम है। उसी तरह सर रोनाल्ड रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मादा एनाफिलीज यानी वाहक की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। चलिए अब बात करते हैं ये रोगजनक की जो संक्रामक अवस्था है, इसके कई रूप होते हैं प्लाज्मोडियम के, स्पोरोजोइड, ट्रोफोजोइड, मीरोजोइड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है स्पोरोजोइड, शरीर में ये स्पोरोजोइड के रूप में प्रवेश करता है। ये शरीर में जब रक्त में आता है तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का भक्षण करता है, आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। जब आरबीसी कोई खाता है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, उसकी वजह से एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आती है, कांपने लगता है। चलिए ये फोटो है किसकी? मादा एनाफिलीज की। इसकी दवा के लिए सिनकोना वृक्ष का नाम याद रखिएगा। सिनकोना वृक्ष पुराना प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिनकोना वृक्ष की छाल ध्यान है रखिएगा। पत्ती पूछ सकते हैं आपसे कि किस भाग से, पेड़ के किस भाग से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से दवा का नाम है कुनैन प्राप्त की जाती है। कुनैन औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। आजकल तो मार्केट में और भी मेडिसिन आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले रोग की, डेंगू। जिस तरह मलेरिया का भी रोगजनक था, इसका भी रोगजनक है फ्लैवी वायरस, और इसका रोग वाहक है मादा एडीज। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, डेंगू पूछ रहा है या मलेरिया? जब वो डेंगू की बात कर रहा है तो मादा एडिस की बात कर रहा है। इस मच्छर के शरीर के ऊपर डॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, इसलिए इस मच्छर को कहा जाता है टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। डेंगू का वायरस शरीर में प्रवेश करने पर रक्त की किन कणिकाओं का भक्षण करता है? मलेरिया का जो रोगजनक है वो आरबीसी को खाता है, डेंगू का रोगजनक प्लेटलेट्स का भक्षण करता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर में जो छोटी छोटी चोटें या रक्तस्राव होता है उसको बंद करने का। प्लेटलेट्स की अगर संख्या कम हो जाएगी तो आंतरिक रक्तस्राव की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मादा एडीज को अभी अपन ने नोट किया कि टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, और इस मच्छर की वजह से डेंगू के अलावा चिकनगुनिया और येलो फीवर नामक रोग भी फैलाए जाते हैं। डेंगू। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में, मैट हीमोग्लोबिन एक नया टर्म है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये सुना नहीं होगा। मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैट, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की अवस्था Fe+2 होती है। Fe+2 अवस्था को हम कहते हैं फेरस। आयरन की Fe2 यानी आयरन पर +2, इस अवस्था को फेरस कहा जाता है। यह अवस्था फेरस ही रहती है चाहे इसके साथ ऑक्सीजन क्यों नहीं जुड़ जाए। लेकिन यदि यह फेरस अवस्था फेरिक अवस्था में बदल जाए, Fe+3 में बदल जाए, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं मैट हीमोग्लोबिन। और मैट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है। अतः ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन Fe+2 का Fe+3 में बदलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन को ही हम मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। और मैट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता कम होती है और कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन
की सप्लाई नहीं हो पाती। मैट हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण शरीर का अंग नीला दिखाई देता है, जिसे साइनोसिस भी कहते हैं। साइनोसिस देखिए, साइनोसिस कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में भी हो जाता है, वो अलग प्रॉब्लम है। इसमें मेन जो पोल्यूटेंट होते हैं नाइट्रेट्स, ध्यान रखना, नाइट्रेट्स, बेंजोकेन, डेप्सोन, ओजोन और कई बार कुछ आनुवंशिक कारक भी होते हैं जिनकी वजह से मैट हीमोग्लोबिन बनता है। हमारे शरीर में 1% 2% तक हीमोग्लोबिन सामान्य तरीके से बनता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तब शरीर का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने पड़ता है। कि आपको याद ये रखना होगा कि मैट हीमोग्लोबिन जो है उसके कारक कौन से हैं, किन पदार्थों की वजह से मैट हीमोग्लोबिन बनता है, नाइट्रेट्स, बेंजोकेन, डेप्सोन और ओजोन, और कुछ आनुवंशिक कारक भी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है इसको, यह वायरस से होने वाला एक रोग है। पोलियो का वायरस एंटेरोवायरस, एंटेरोसी भी कह देते हैं। पोलियो गंदे पानी, गंदे भोजन की वजह से शरीर में प्रवेश करता है, और इसका सबसे अच्छा प्रश्न यह बनता है कि पोलियो शरीर में निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है, और सबसे पहला ऑप्शन दिया होता है हाथ या पैर। लेकिन हमें ध्यान देना है, पोलियो शरीर में प्रवेश कर कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पैरालिसिस करता है। यानी पोलियो द्वारा प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पोलियो का जो टीका है, इसके टीके के बारे में 2 प्रश्न बनते हैं। इसका जो टीका है, एक तो वैक्सीन है और दूसरा है ओपीवी। जो सबसे पहले टीका तैयार किया गया था वो जॉन साल्क ने तैयार किया था, और इस पर एक बार एग्जाम में प्रश्न आया भी है कि साल्क वैक्सीन किस रोग के उपचार या रोकथाम में यूज की जाती है। तो साल्क वैक्सीन पोलियो के रोकथाम के लिए। और दूसरी बात करते हैं हम ऑरल पोलियो वैक्सीन की। ये टीका है और ये ओपीवी है। ओपीवी का मतलब मुख के द्वारा बूंद, 2 बूंद जिंदगी की जिसको बोलते हैं, वो मेडिसिन का निर्माण किसने किया था, अल्बर्ट सॉबिन ने। 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, टीका साल्क ने बनाया था और ओपीवी बनाई थी अल्बर्ट सॉबिन ने बनाई थी। अब एक स्पेशल अभियान दिया गया है, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान के अंदर हमें ध्यान देना है कि भारत में ये अभियान कब आया, 1995। कई बुक्स के अंदर 94 दिया हुआ है, लेकिन लागू कब हुआ था, दिसंबर 1995 के अंदर लागू हुआ था। और भारत को पोलियो मुक्त, भारत में 2012 तक कोई भी पेशेंट पोलियो का नहीं मिला था, लेकिन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2 सन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है पल्स। पल्स जो है उसकी फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लास्ट एग्जाम में डीपीटी की जो फुल फॉर्म है या एमडीटी का पूरा नाम पूछा गया है, तो वैसे ही पल्स का पूरा नाम याद रखिएगा। पल्स का पूरा नाम है पोस्ट रिसस्टिएशन एंड इनिशियल यूटिलिटी इन लाइफ सेविंग एफर्ट्स। ये पल्स का पूरा नाम है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमीबियासिस की। अमीबियासिस को अमीबियासिस पेचिस भी कहा जाता है। अमीबियासिस में कंफ्यूज मत होना कि अमीबा से होने वाला रोग है, ये एंट अमीबा से होने वाला रोग है और इसकी जाति इंपॉर्टेंट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये मनुष्य की आंत में जाकर इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर से दस्त के कारण और उल्टी के कारण पानी की कमी होना शुरू हो जाता है, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS घोल का प्रयोग किया जाता है। और ORS घोल का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए इंटेस्टाइन के अंदर अमीबा, एंट अमीबा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एनीमिया। एनीमिया क्या है? कई बुक्स में लिखा होता है आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, या ब्लड की कमी, या तीनों की कमी। आरबीसी भी कम हो, रक्त भी कम हो, हीमोग्लोबिन भी कम हो, तीनों में से कोई भी चीज कम हो, तब इस कमी को कहते हैं एनीमिया। क्योंकि कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसी कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया जो है
आयरन की कमी से भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एनीमिया है वो है दांत्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल जो आरबीसी का आकार होता है आप देख रहे हैं उभय अवतल होता है, लेकिन इस रोग के अंदर आरबीसी की आकृति खेतों में जो फसल काटने वाले हंसिया के समान हो जाती है, और ये क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिक एनीमिया है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एनीमिया आनुवंशिक है या कौन सा एनीमिया उत्परिवर्तन के म्यूटेशन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट अपन लास्ट बात करते हैं, विटामिन जो है B12 जिसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन और साइनोकोबालामिन के अंदर कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट। साइनोकोबालामिन के अंदर विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी होती है, रेगुलर कमी रहती है, तो उसे परनीशियस एनीमिया होता कहा जाता है। तो एनीमिया विशेष मैंने आपको बताए सिकल सेल एनीमिया और परनीशियस। सिकल सेल एनीमिया उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है और परनीशियस एनीमिया का कारण है विटामिन B12 की कमी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या है, नॉर्मल हमारे मिनरल के अंदर फ्लोरीन जरूरी है, लेकिन यदि इसकी मात्रा पीने वाले पानी के अंदर 1 ppm से ज्यादा हो जाए, 1 पार्ट पर मिलियन, या यूं कहें 1 mg 1 मिलीग्राम 1 लीटर से ज्यादा अगर हम डेली पानी के साथ फ्लोरीन या फ्लोराइड का सेवन कर रहे हैं, तो वो फ्लोरीन हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को विकृत कर देता है। दांतों पर मॉल्टिंग, धब्बे या चितकबरापन आ जाता है और पैर जो होते हैं मुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की वजह से भी पैर मुड़ते हैं। उस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की अधिकता की वजह से जो होता है उसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस। ये हमारा रोगों से संबंधित जो टॉपिक था उसके अपन ने फास्ट रिवीजन कर ली। स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑफलाइन क्लासेस में हमने बिल्कुल आराम से और एक एक टॉपिक को टाइम दिया। चलिए अब बात करते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित आहार किसे कहा जाता है? संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन की परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हैं उसके घटक। संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज लवण और अंतिम है खाद्य रेशे। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के स्रोत हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऊर्जा के स्रोत हैं और इसमें भी 70% ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन हमारे शरीर में किस लिए जरूरी है? इस पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से भोजन का कौन सा घटक वृद्धि एवं मरम्मत यानी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, तो वो है प्रोटीन। विटामिन जो फल और सब्जियों में मिलता है वो खाया जाता है प्रतिरक्षा के लिए। विटामिन हमारी इम्यूनिटी और बैलेंस बनाने का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। जल के साथ या सब्जियों के साथ या खाद्य रेशों के साथ हमें खनिज लवण मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जो हमारे शरीर के निर्माण के में भाग लेते हैं। लास्ट में बात करते हैं खाद्य रेशों की। सलाद जो है खाद्य रेशे हैं, किसी तरह का पोषण तो नहीं देते लेकिन अपचित भोजन के निष्कासन में ये हेल्प करते हैं। चलिए अब इससे संबंधित ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में या निम्न में से किस कॉम्बिनेशन में, किस ग्रुप के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है? अनाज, गेहूं और चावल। जितने भी टाइप के अनाज है, बाजरा है, गेहूं है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। वसा के लिए ग्रुप जो होगा घी और तेल का होगा। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जी। प्रोटीन किसमें? दाल में, पनीर में, दूध में, अंडा, मांस और मछली में। ये ग्रुप आपसे इसमें प्रश्न बनाने का तरीका होगा कि वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से प्रोटीन किस ग्रुप में अधिक मिलता है, तो 3 नाम इसके, एक नाम किसी इसी एक ग्रुप का बीच में डाल दिया जाएगा। जिस ग्रुप के अंदर तीनों चारों नाम प्रोटीन से रिलेटेड होंगे वो ऑप्शन अपना सही होगा। विटामिन की बात करें, विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में हेल्प करते हैं। चलिए अब हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पर। कार्ब प्लस हाइड्रेट, कार्बन और
कार्बन और जल के अणु से बने यौगिक कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और इनके 1 ग्राम से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके वर्गीकरण करें तो इसमें अणुओं की संख्या के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर कार्बोहाइड्रेट में 1 अणु है तो कहा जाता है मोनोसैकेराइड, अगर 2 अणु है तो डाई का मतलब 2, और अगर 2 से ज्यादा है तो कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। तो अब इन मोनोसैकेराइड के अंदर कौन से उदाहरण हैं? मोनोसैकेराइड 1 अणु, 2 अणु डाइसैकेराइड, और अधिक संख्या में अगर अणु है तो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब इसमें जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, तीनों किस में आ गए? एक नाम और होता है गैलेक्टोज। ये चारों नाम किसके हो गए? मोनोसैकेराइड के। ग्लूकोज हमारे शरीर की मानव ऊर्जा की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, आधारी पदार्थ है कौन? ग्लूकोज। फ्रक्टोज की बात करें, फल जो है उनमें मीठा या मीठापन कहें या स्वीटनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्रक्टोज की वजह से, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। राइबोज जो 5 कार्बन की शर्करा है वो डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है लेकिन वो एक प्रकार से राइबोज शर्करा का ही व्युत्पन्न है। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। फलों में या फलों का मीठापन या फल शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। फैसे फ्रक्टोज और फैसे ही फल। ग्लूकोज मानव में ऊर्जा का आधारी पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट जब बात करें अपन डाइसैकेराइड की जिसमें 2 अणु हैं तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट के बेस पर अगर सबसे सिंपल प्रश्न की बात करें तो 3 ऑप्शन ये देकर, चौथा ऑप्शन किसी का देकर वो पूछ सकता है आपसे कि निम्न से बताइए कौन सी मोनोसैकेराइड है। तो आप डाइसैकेराइड पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। जो सुक्रोज होती है वो स्पेशली गन्ने में पाई जाती है, इसलिए इसे केन शुगर या इक्ष्व शर्करा कहते हैं। लैक्टोज जो होती है वो दूध में पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं मिल्क शुगर कहा जाता है। इसे माल्ट शुगर कहा जाता है, अनाज में पाई जाती है। ये किसके उदाहरण हैं? डाइसैकेराइड के। सुक्रोज में 1 अणु ग्लूकोज का होता है, दूसरा फ्रक्टोज का होता है। लैक्टोज के अंदर 1 ग्लूकोज का और दूसरा गैलेक्टोज का अणु होता है। माल्टोज के अंदर दोनों ही ग्लूकोज के अणु होते हैं। डाइसैकेराइड इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर अधिक संख्या के अंदर अणु पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति जिस पदार्थ से बनी होती है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पादप जितना भी भोजन दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उनमें से जो शेष बचता है उसको किस रूप में बचा लेते हैं? किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जंतु जिस भोजन का सेवन करता है तो बचे हुए भोजन को लीवर में किस रूप में बचा लेता है? किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। और ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है और स्टार्च को हिंदी में मंड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 70% ऊर्जा, 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी, 3 प्रकार की मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड, इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वसा की, फैट। देखिए फैट भी शरीर के निर्माण में सहायक है, लेकिन अधिक फैट का सेवन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। हम जानेंगे कि फैट कितने टाइप की होती है। वसा शरीर का 25 से 30% ऊर्जा का जो स्रोत है वो वसा है, और 1 ग्राम वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल एनर्जी मिलती है। एक कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4.2, तो 1 ग्राम वसा का 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है और दूसरी है असंतृप्त वसा जो किससे प्राप्त होती है? वनस्पति से प्राप्त होती है। पहले बात करते हैं संतृप्त वसा की। संतृप्त वसा जो होती है जैसे देसी घी, पनीर आदि से प्राप्त होती है और जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है और भोजन पकाने के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती है, सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। एक समय के बाद डॉक्टर मना कर देता है। फिर अपन बात करते हैं असंतृप्त वसा की, यानी ऐसी वसा जो वनस्पति से प्राप्त होती है। इनमें कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और इनमें डबल या ट्रिपल बंध होते हैं। असंतृप्त वसा जो होती है वो वनस्पति से प्राप्त की जाती है। जैसे अपन बात करें किसकी? सोयाबीन की बात करें, या जैसे अपन बात करें सरसों तेल की बात करें, तो इनसे जो प्राप्त वसा है, सरसों के तेल से या सोयाबीन से जो प्राप्त वसा है
वो है असंतृप्त वसा। और भोजन बनाने के लिए कौन सी वसा, भोजन पकाने के लिए कौन सी वसा उत्तम है? असंतृप्त वसा भोजन पकाने के लिए उत्तम है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, प्रोटीन। प्रोटीन का अर्थ है प्रोटीयस, और प्रोटीयस का अर्थ होता है प्रथम। शरीर के लिए महत्वपूर्ण जो पहला सब्सटेंस है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है एक बहुलक है। बहुलक वो होता है जो छोटी छोटी कई इकाइयों से मिलकर बना होता है, और ये बहुलक बना होता है अमीनो अम्ल से। अब सबसे अच्छा प्रश्न ये कि प्रोटीन की एकलक इकाई क्या है? प्रोटीन किन अणुओं का बना होता है? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। अब प्रोटीन को बनाने के लिए शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। 2 रोग अपने सिलेबस के अंदर है, एक है मैरस्मस और दूसरा है क्वाशियोरकोर। मैरस्मस और क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग या प्रोटीन निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो ध्यान दीजिए, मैरस्मस और क्वाशियोरकोर दोनों में प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर दिखाई देता है, लेकिन इनमें थोड़े थोड़े माइन्यूट से अंतर हैं। मैरस्मस जो होता है वो 1 साल से कम आयु के, यानी 1 वर्ष से छोटे बच्चे में होता है। माँ अगर बच्चे को दूध पिलाना जल्दी छोड़ देती है, उसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। और क्वाशियोरकोर 1 साल से बड़े, 1 वर्ष से बड़े बच्चे में देखा जाता है। मैरस्मस में प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन एवं कैलोरी, कैलोरी मतलब ऊर्जा, प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। लेकिन क्वाशियोरकोर में क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। यानी कहा जाए तो बच्चे को प्रोटीन वाली डाइट की जगह कोई और डाइट ज्यादा दी जाती है, जिससे उसमें कैलोरी की कमी तो नहीं होती लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। सिर्फ प्रोटीन से बात करें तो क्वाशियोरकोर रोग होता है। लेकिन अगर भोजन ही कम मिल रहा है या 1 साल से छोटे बच्चे को प्रोटीन कम मिल रहा है तो मैरस्मस रोग होता है। और एक इंपॉर्टेंट, क्वाशियोरकोर के अंदर पेट उभरा हुआ दिखाई देता है। पेट क्या होता है? उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट अंतर कौन से हो गए? मैरस्मस 1 साल से छोटे बच्चे में होता है और मैरस्मस में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा यानी कैलोरी की भी कमी हो जाती है। क्वाशियोरकोर 1 वर्ष से बड़े बच्चे में दिखाई देता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है और पेट दिखाई देता है उभरा हुआ, बाहर की ओर आया हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन के बारे में। अब विटामिन की खोज किसने की? विटामिन नाम किसने दिया? कई बुक्स के अंदर कंफ्यूजन है। कई बार कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर हॉपकिंस ने खोज की या फंक ने। तो याद रखिएगा, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की और नाम फंक ने दिया। खोज की हॉपकिंस ने, लेकिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन जो होते हैं वो सबसे भोजन के ऐसे घटक जो सबसे कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और इसकी कमी से भी स्पेशल टाइप के रोग होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो विलेयता के आधार पर 2 भागों में बांटे जाते हैं। विलेयता के आधार पर 2 भागों में बांटे जाते हैं। पहला वसा विलय और दूसरा जल विलय। जो पानी में घुल जाए, वाटर सोल्यूबल, और जो फैट के अंदर घुल जाए उन्हें वसा विलय कहते हैं। तो वसा विलय कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के। और वाटर में जो विलय हैं विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे अच्छा और सिंपल प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलयशील है? तो 3 विटामिन के नाम और एक, कोई भी दोनों में से एक आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं डिटेल में इनके बारे में। चलिए पहले बात करते हैं हम वसा में विलय विटामिन के बारे में। वसा में जो विलय विटामिन है, वसा विलय ADEK,
ADE के। और सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिना से जुड़ा हुआ शब्द है, रेटिना आंख से रिलेटेड है। तो रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु और शलाका। शंकु जो होती है वो कोन शेप की होती है, आइसक्रीम के कोन जैसी, और शलाका मतलब रोड, रोड यानी बेलनाकार आकार की। तो रेटिना में शलाका कोशिका यानी रोड सेल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन से बनती है, और रोडोप्सिन को बनाने के लिए रेटिनॉल जरूरी है। यानी कुल मिलाकर कहें रेटिना में शलाका के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। और शलाका कोशिका का काम होता है कम प्रकाश के अंदर दृष्टि को बनाए रखना। तो विटामिन ए, सॉरी, शलाका कोशिका यानी रोड सेल कम प्रकाश में दृष्टि बनाती है। यानी अगर विटामिन ए की कमी होगी तो शलाका कोशिकाओं की संख्या कम हो जाएगी, और शलाका कोशिकाओं की संख्या कम हो जाएगी तो कम प्रकाश में दृष्टि प्रभावित होगी, और इस रोग को कहा जाता है, रोग को कहा जाता है रतौंधी। इस रोग को कहा जाता है रतौंधी, और रतौंधी को इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टलोपिया। निक्टलोपिया। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से दूसरा रोग भी ध्यान दीजिएगा, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया नेत्र शुष्कता यानी आंखें ड्राई हो जाती हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए आंख में शलाका कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, शलाका यानी रोड जैसी, पाइप जैसी कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं? कम प्रकाश में दृष्टि बनाए रखने का काम करती हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी निक्टलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा रोग जो होगा वो जीरोफ्थैल्मिया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जिसको कहते हैं कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी कैल्शियम को अस्थियों पर जमाकर उन्हें मजबूत बनाता है, यानी उनका सुदृढ़ीकरण करता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसमें कैल्शियम वर्ड आता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम को हड्डियों पर जमाने का जो काम करता है वो विटामिन डी करता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर ये रोग बच्चों में कम है तो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। अगर रोग की बात करें तो रोग दो प्रकार के बच्चों में रिकेट्स जिसको कहते हैं सूखा रोग भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, उसमें रिकेट्स ना देकर सूखा रोग लिखा गया था। सूखा रोग किसे कहा जाता है? रिकेट्स को कहा जाता है। और नेक्स्ट है बड़ों में, यानी वयस्क में अगर हो जाए तो वयस्क में जो रोग होगा ऑस्टोमलेशिया। तो आप प्रश्न जब भी पढ़ें विटामिन डी की कमी से तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, वयस्क पूछ रहा है या बच्चों की बात कर रहा है। ज्यादातर दिमाग में रिकेट्स घूमता है, इसीलिए अगर वहां वयस्क दिया होगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑस्टोमलेशिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन जी जो ई है उसको कहा जाता है टोकोफिरॉल। विटामिन ई टोकोफिरॉल, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन ई का कार्य शरीर में जनन क्षमता को बनाए रखना है, यानी जनन क्षमता से संबंधित विटामिन है विटामिन ई टोकोफिरॉल। और इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है? कमी से बंध्यता की समस्या होती है। बंध्यता यानी इनफर्टाइल, बांझपन जिसको बोल सकते हैं,
इनफर्टिलिटी की समस्या किसमें देखने को मिलती है? विटामिन ई की कमी से। चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? विटामिन के की। विटामिन के को नेफ्थोक्विनोल भी कहा जाता है। नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। और विटामिन जो के होता है वो रक्त स्कंदन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, विटामिन से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है? ब्लड का जो क्लॉटिंग का सिस्टम होता है वो 13 फैक्टर और आजकल 12 फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। तो जो 12 फैक्टर का निर्माण होता है वो विटामिन के करता है। तो इनडायरेक्टली विटामिन के नहीं होगा तो खून जमाने वाले फैक्टर नहीं होंगे, जिसकी कमी से रक्तस्राव हो सकता है, यानी हेमरेज हो सकता है, या यूं कहें पक्षाघात यानी लकवा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। विटामिन के किसमें हेल्प करता है? रक्त स्कंदन में सहायक या कहें रक्त स्कंदन में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है और लकवे की भी संभावना हो सकती है। हमने बात की विटामिन जो वसा में विलय होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के की। अब अपन बात करते हैं जल में विलय विटामिन। जल में जो विलय विटामिन है उसमें विटामिन बी और विटामिन सी की बात करेंगे। विटामिन सी को पहले देख लेते हैं। विटामिन बी जो है वो एक विटामिन ना होकर कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विटामिन सी ही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से जो समस्या होती है, कमी से जो रोग होता है, मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव होता है, इस समस्या को कहा जाता है स्कर्वी। इस समस्या को क्या कहेंगे? स्कर्वी कहेंगे। मसूड़ों से क्या आएगा? खून आएगा। मसूड़ों में सूजन यानी रक्तस्राव। ये जो विटामिन होता है वो रक्त कोशिकाओं की दीवारों को या ब्लड की पाइपों को मजबूत करता है, कोलेजन फाइबर बनाता है। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो ब्लड की पाइपें टूट जाएंगी और सबसे सॉफ्ट जो पाइप्स होती हैं, ब्लड की वेसल्स जो होती हैं, वो मसूड़ों में होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ता है? मसूड़ों पर पड़ता है। अब इसकी रोकथाम के लिए इसके जो स्रोत हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? विटामिन सी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सहायक है आंवला। अब अपन बात करेंगे दूसरा, सिट्रस फल। सिट्रस फल खट्टे रसदार फल, जैसे बात करें मौसमी, संतरा, नींबू। सिट्रस फल, खट्टे रसदार फल, मौसमी, संतरा, नींबू, उनमें आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड कमी से ये रोग बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी जो है वो विटामिन B1, B2 ऐसे ग्रुप के रूप में होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हम सब पर ध्यान नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट 3 विटामिन अपन देख लेते हैं। B1, B7 देख लीजिए, एक B9 और एक B12, 4 विटामिन इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन क्लासेस में अपन ने सारे के सारे विटामिन देखे थे, समय कम है, अपन देखते हैं B1 को कहते हैं थायमीन। B1 को कहा जाता है थायमीन, रासायनिक नाम आ गया थायमीन। B7 को कहते हैं बायोटीन। बायोटीन का नाम आप में से कई कैंडिडेट जानते होंगे, बालों के लिए इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है बायोटीन होता है, टीवी में ऐड भी आती है। B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। B12 को अभी अपन ने बात की थी साइनोकोबाला
मीन। चलिए, ये हो गए इनके रासायनिक नाम, इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कमी से होने वाली जो समस्याएं हैं उसकी बात करेंगे। तो B1 की कमी से जो रोग होता है बेरी में त्वचा क्षीण हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है, यानी कुल मिला के स्किन खराब हो जाती है, उस समस्या को अपन कहते हैं बेरी। शरीर कमजोर हो जाता है, थकावट फील होती है। B7 जो होता है उसकी वजह से बालों का झड़ना देखा गया है, बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से। B9 की कमी से एनीमिया, क्योंकि B9 जो है वो हीमोग्लोबिन निर्माण में भाग लेता है, इसलिए B9 की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एनीमिया होता है जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया। ये विटामिन बी के बारे में, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन ने बात की। वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलने वाले विटामिन हो गए सी और बी। विटामिन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांस सबसे ज्यादा है। चलिए, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जल एवं खनिज लवण। जल एक सर्वोत्तम विलायक है, जल के साथ साथ हमें कई खनिज लवण भी प्राप्त हो जाते हैं, मिनरल्स जिनकी अपन बात करते हैं। और ये जो खनिज लवण है हमारे शरीर में किन किन निर्माण में, किन किन घटनाओं में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम, फिर आयरन, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। चलिए, कैल्शियम जो होता है वो शरीर के अंदर अस्थियों के निर्माण में हेल्प करता है, मांसपेशियों में संकुचन में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ रक्त स्कंदन में भी हेल्प करता है, खून को जमाने में भी इसका रोल है। 3 काम करता है कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमो का मतलब होता है आयरन, और इसकी कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी अपन ने बात की, एनीमिया का अर्थ होता है आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी या ब्लड की कमी। आयोडीन की बात करें, आयोडीन जो होता है वो शरीर में कौन से हार्मोन के निर्माण में भाग लेता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में भाग लेता है। और थायरोक्सिन की कमी या यूं कहें आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग है वो है गंड या गॉइटर रोग। ध्यान दीजिएगा, गलगंड रोग, गले में सूजन हो जाती है। गलगंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आयोडीन की कमी के कारण हो सकती है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? गलगंड रोग। फिर अपन बात करते हैं सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम की। सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम क्या करते हैं? शरीर के अंदर कितनी मात्रा के अंदर जल होना चाहिए, इसका बैलेंस बनाते हैं। और इस बैलेंस को कहते हैं परासरण नियमन, ऑस्मोसिस रेगुलेशन। परासरण का नियमन करने वाले कौन कौन से मिनरल हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। चलिए, ये हो गए अपने जल एवं खनिज लवण। लास्ट अपन बात करते हैं खाद्य रेशे। खाद्य रेशे देखिए पोषण का घटक तो नहीं है, इससे किसी प्रकार का पोषण तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये बड़ी आंत में जाकर वाटर को, पानी को अवशोषित कर अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं, और जिसके कारण मल उत्सर्जन में ये सहायक होते हैं, मल त्याग में ये सहायक होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्सर्जन में सहायक भोजन का कौन सा घटक है? खाद्य रेशे। खाद्य रेशों की कमी से मल के त्याग में प्रॉब्लम जो होती है उसे कब्ज कहा जाता है। चलिए, खाद्य रेशे ये सेल्यूलोज के रेशे हैं जो सब्जियों एवं स्पेशली किस रूप में खाए जाते हैं? सलाद के रूप में खाए जाते हैं। सलाद के रूप में हम क्या खाते हैं? फाइबर खाते हैं, फूड फाइबर जिनको कहा जाता है, खाद्य रेशे कहा जाता है। ये किस में सहायक होते हैं? ये मल त्याग में सहायक हैं। इनसे किसी भी तरीके का
पोषण, हमें ऊर्जा या वृद्धि नहीं मिलती है। सिर्फ ये किस में सहायक होते हैं? मल के त्याग में सहायक होते हैं। ये हमारा भोजन से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। जो आज हमने 2 टॉपिक की बात की, मानव में संबंधित रोग और भोजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर व बाहर जो पाए जाने वाले अंग हैं उनका रखरखाव, उनकी सफाई, इसके अलावा सजीवों में विविधता और सजीवों में जो संगठन का स्तर है, किस किस तरह के सजीव है, कोश किस स्तर का, जीव द्रव्य स्तर का, उत्तक स्तर का, किस प्रकार का संगठन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।